बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th लाहौर बोर्ड फिज़िक्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में सबसे पहले जो है वो सर आइजैक न्यूटन ने 1886 में अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसके अंदर उसने इन चीज़ों का जिक्र किया था। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसमें क्या कहते हैं, अ बॉडी कॉन्टिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर कोई बॉडी अपनी जो है वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे और उसको अपनी कंडीशन को, हालत को तब्दील करने पे मजबूर ना कर दे। अब ये रेस्ट वाली हालत पे तो आपको समझ में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बुक जो है वो टेबल पे ऊपर पड़ी है तो ये टेबल पे पड़ी रहेगी, चाहे 100 साल लग जाए, 200 साल लग जाए, उसने अपनी जगह से वो कैसे हिल सकती, अपनी ही जगह पे रहेगी। सो अब इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन दूसरा पार्ट इसका था, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि कोई मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक बॉल लें, बॉल को लेके ज़मीन पर रोल कर दें, ज़मीन पे फेंकें, थोड़ी देर दूर जाने के बाद बॉल रुक जाएगी, बॉल अपनी जगह पे रुक जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअली तो बॉल को मूव करना चाहिए था। न्यूटन ने तो कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, बात ठीक है, ये समझ आ गई। अब नेक्स्ट है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, ऐसा नहीं होता, बॉडी थोड़ी देर जाकर रुक जाती है। इसकी वजह एक तो फ्रिक्शन, ज़मीन के साथ उसकी रगड़, जब वो बॉडी आगे मूव करती है तो एक ऑपोजिटली फोर्स आती है जो कि उसको उसकी इस मोशन से रोक रही होती है। ये जो मोशन होती है वो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो फ्रिक्शन कहलाती है। एक तो ये आ गई, और दूसरा जो है ना वो एयर रेजिस्टेंस और ये तमाम चीज़ें हैं। अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो इन द स्टेट ऑफ मोशन ही रहेगी। सो कहते हैं अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस लाइन एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, बॉडी अपनी कंडीशन चेंज नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर बुक पड़ी हुई है तो ये पड़ी ही रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आप इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ना कर दें। इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये उसके ऊपर एक्ट ना करें। अगर ये एक्ट नहीं करती तो वो बॉडी अपनी जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट की है चाहे वो मोशन की है, उसको कंटिन्यू रखती है फॉर द फुल टाइम। कहते हैं व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर्स टेंड टू बेंड फॉरवर्ड, कि जब एक तेज़ चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तो तमाम तर मुसाफिर जो हैं वो आगे की तरफ झुकते हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, और इसकी वजह ये है कि उनकी बॉडी जो है वो कोशिश करती है कि अगर वो मूव कर रहे हैं ना तो उनकी बॉडी की कोशिश होती है कि वो मूव ही करती रहे, वो रुके ना। इसी तरीके से चूँकि आप जो है मोशन में होते हैं वो एकदम से आपको रोकते हैं, ठीक है, जबकि एकदम से रुकने की वजह से आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती, तो आपको एक जर्क या झटका महसूस होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर जो बस है वो खड़ी हुई है और एकदम से वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देती है, आगे से खड़ी हुई है, रेस्ट में है, एकदम से मूव करती है, ऐसे में भी जो मुसाफिर हैं उनको पीछे की तरफ एक झटका लगता है। इसकी वजह भी यही है, क्योंकि आपकी बॉडी कोशिश कर रही है कि वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहे, लेकिन एकदम से आगे की तरफ निकलने की वजह से वो आपको एक झटका महसूस होता है कि बस निकल गई आगे, आप बस के अंदर बैठे हुए तो आपकी बॉडी कोशिश कर रही है कि आप रेस्ट में रहें, जो बस है उसने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से आपको एक जर्क या झटका महसूस होता है। अब इसके मुताबिक ये है कि अगर कोई बॉडी जैसे बस है वो सड़क पे मूव कर रही है तो उसको मूव करते रहना चाहिए, उसको कभी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो रुक जाती है। वो रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिट फोर्स है, ये फोर्स है। तो फोर्स पीछे हमने पढ़ लिया कि फोर्स जो है ना वो क्या होता है, जो कि रुके हुए बॉडीज़ को मूव कर देता है या फिर मूविंग बॉडीज़ को रोक देता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप लगा लें फ्रिक्शन आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए, एयर रेजिस्टेंस आ जाए, ये तमाम फोर्सेस की ही टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो है वो किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, वो खसूसियत, वो ख़ास बात है जिसमें बॉडी जो है वो ट्राई करती है कि अपनी रेस्ट या
मोशन की जो भी कंडीशन है उसको कंटिन्यू करे। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कोशिश है कि वो मूव भी करती रहे। जैसा कि मैंने बस में एग्जांपल दी, एकदम से झटका लगता है जब ब्रेक लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी कोशिश कर रही है, मूव कर रही है, तो वो करती ही रहे। इसी तरीके से अगर आप रेस्ट में हैं तो आपको झटका लगता है एकदम से, ठीक है, जब वो बस चलती है, क्योंकि आप रेस्ट में हैं तो कोशिश है कि आप रेस्ट में ही रहे, लेकिन वो आप जो है वो जैसे मूव करते हैं तो फिर आपको झटका महसूस होता है। ये इनर्शिया की जो है ना वो एग्जाम्पल है। तो लिहाजा इनर्शिया क्या है कि वो प्रॉपर्टी जिसमें बॉडी कोशिश करती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोशिश करती है कि वो अपनी रेस्ट या जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको कंटिन्यू रखे, उसी में ही रहे। फॉर एग्जांपल ये उन्होंने डायग्राम से भी समझाया हुआ है कि अगर इस तरीके से एक टेबल है, उसके ऊपर कपड़ा है और ये ऐसे कप्स पड़े हुए हैं, तो अगर एकदम से झटका मार के इसको खींच ले जाएगा तो कप्स ना गिरेंगे ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में है और कंटिन्यू रखेंगे अपनी रेस्ट की कंडीशन को, इसको पूरी कोशिश होगी। लेकिन अगर आप ऐसा ऐसा इसको खींचेंगे तो ये भी साथ साथ नीचे आएंगे। जैसे जर्क लगेगा ये एकदम से नीचे आ जाएंगे और ये अपनी ही जगह पे रहेंगे। ये भी इनर्शिया की एक किस्म है। अब देखिए, जो हमने भी फर्स्ट लॉ पढ़ा वो भी तो यही था कि बॉडी जो है अपनी रेस्ट की कंडीशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है, या फिर जिस जो उसकी मोशन की कंडीशन है उसको भी कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है, स्टेट को, यानी कि जिस भी हालत में है, रेस्ट में है, मोशन में है, वो कोशिश करती है कि वो उसको कंटिन्यू रखे। तो यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इसको हम जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले कानून को जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जो कि दोनों के डेफिनेशन जो है वो सेम है, दोनों जो है वो डेफिनेशन के मुताबिक एक ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि when force acts in a body, it produces acceleration in it which is in the direction of the body, and the acceleration produced is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the object. अब कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगे तो फोर्स लगने से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वो चलना शुरू, पहले साइकिल खड़ी हुई है तो इसके इस वक्त जो है ना वो ज़ीरो है, आप पीछे से फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद वो आगे मूव करना शुरू कर दी, कि मतलब वो एक्सेलरेट करना शुरू कर दी। तो जब बॉडी पे फोर्स लगी तो उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पहले आहिस्ता आहिस्ता उसको धक्का दे रहे हैं तो वो बाइसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, अगर आप उसको धक्का ज़ोर से देंगे तो वो ज़ोर से तेज़ चलेगी, अगर और से ज़ोर से धक्का देंगे और तेज़। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन अब जैसे जैसे मैस बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ये प्लास्टिक का एक ब्लॉक है, ठीक है, और उतना ही ब्लॉक आपके पास स्टील का है सेम, आप इसको 100 न्यूटन से धक्का देते हैं तो ये आगे की तरफ जो है ना वो ऐसे तेज़ी से जाएगा। 100 न्यूटन आपने लगा दी इसके ऊपर, ठीक है। अब ये स्टील का है और आपने जो है इसके ऊपर भी 100 न्यूटन से ही इसको धक्का देना है। आप 100 न्यूटन से इसको धक्का देंगे तो ये बहुत थोड़ा सा हल्की स्पीड से जाएगा, इस ये बड़ी तेज़ी से जाएगा, ये बड़ा स्लो हो जाएगा। अब जैसे ही मैस बढ़ा एक्सेलरेशन कम हो गई। इससे हमें क्या पता चला? दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इसको 100 न्यूटन से किया है, अगर इसको आप 10,000 न्यूटन से करेंगे तो यू से भी तेज़ चला जाएगा। अभी मैथ्स को निगलेक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो पहली बात पे देखते हैं दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, के जितनी फोर्स बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। अगर आप फोर्स कम रखेंगे तो बॉडी ऐसे ऐसा मूव करेगी, फोर्स ज़्यादा कर देंगे तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस। जैसे जैसे मैस बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। मैस को बढ़ाते जाएं, बॉडी देखें, एक जो है वो मैंने बताया कि ये प्लास्टिक सिंपल नॉर्मल प्लास्टिक है, दूसरी जो है वो स्टील की है। तो जो स्टील वाली है उसके ऊपर जो है ना वो मैस बढ़ गया तो फिर एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। अब इनको आप इकट्ठा करके लिख दें तो क्या हो जाएगा? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओवर एम। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे। जब हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो ए इज इक्वल टू
कांस्टेंट। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ले लें कि ये जो साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी, और ये जो बना हुआ है, और इसको जब भी इक्वलिटी इक्वल टू में तब्दील करते हैं तो किसी कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो हमने कांस्टेंट लिख दिया, F/m है। अब अगर कांस्टेंट जो है वो k है और k जो है वो 1 है, क्योंकि हम यूनिट ड्राइव कर रहे हैं तो k जो है वो 1 है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a = 1 × F/m। सो ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो F = ma। यही न्यूटन के सेकेंड लॉ की इक्वेशन है, दैट फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये फोर्स जो है ये न्यूटन कहलाती है, ठीक है। अब हम यूनिट ड्राइव करते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स आइजैक न्यूटन के नाम से इसका यूनिट न्यूटन हो गया, ठीक है। तो 1 न्यूटन, इसका मतलब है 1 न्यूटन क्या फोर्स हो गया, ये है किलोग्राम, तो 1 मास 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब इससे हमें क्या पता चला, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। यही 1 न्यूटन की डेफिनेशन है, और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, दैट force and that acceleration produced in a body is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक वैल्यू बढ़े उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाए। जब आपने फोर्स बढ़ाई तो एक्सेलरेशन बढ़ गया, इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और यहाँ पर अगर आपने मैस को बढ़ाया तो फिर एक्सेलरेशन कम हो गया, जैसे कि ये मैंने अपने ब्लॉक्स की एग्जांपल दी आपको कि एक जो है ना वो प्लास्टिक का बॉक्स है, ठीक है, और दूसरा जो है वो स्टील का बॉक्स है। सो अब आप मैस बढ़ गया, मैस बढ़ने से एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। अब फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ गया तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और यही न्यूटन की डेफिनेशन है। देखिए बुक से कहते हैं, ये डेफिनेशन है, पहले कहते हैं इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी इट एक्सेलरेट्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, के जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो वो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अगर आप उसको जिधर फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में लगे वो मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ से असल पार्ट शुरू होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, के जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी अप्लाइड फोर्स के। फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन में बढ़ जाएगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मास बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। देखें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 कानून दिए थे, पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा थर्ड देखें। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, के हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन रिएक्शन, जो कि मिकदार में बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक्शन होता है एक और उसके जो ऑपोजिट होगा वो रिएक्शन होगा, वो मिकदार में तो बराबर होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉल लेते हैं, बॉल को लेकर आप दीवार पे मारते हैं, ठीक है, ये आपका दीवार की तरफ फेंकना एक्शन है, उससे टकरा के जो वापस आएगी वो रिएक्शन है। अब जितना ज़्यादा आप फोर्स से आगे फेंकेंगे, ठीक है, उतनी ही तेज़ी से बॉल वापस आएगा। इसका मतलब है एक्शन हो गया और रिएक्शन, जितना एक्शन होगा रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अब इसकी बेशुमार मिसालें हैं, ठीक है। हमारा ज़मीन पे चलना ये भी जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है। जब हम चलते हैं तो चलते वक्त हम ज़मीन को पीछे धक्का देते हैं, एज अ रिज़ल्ट ज़मीन हमें आगे को धक्का देती है। ऐसे ही अगर आप इस स्प्रिंग की एग्जांपल लें तो संगीत स्प्रिंग अगर हम लेते हैं, इसको हम नीचे की तरफ दबा देते हैं, जैसे हम छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ आपको भी जो है वो जो जर्क या झटका देगी। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है। सो ये जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये डेफिनेशन कि हमेशा जो है वो एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर एक लेफ्ट टू राइट है तो दूसरा राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। नेक्स्ट वन इज
फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर, हमेशा फोर्सेस जो हैं वो पेयर की फॉर्म में लगेंगी, ठीक है। दो फोर्सेस होंगी, दोनों पेयर की फॉर्म में, यानी कि इकट्ठी जो है ना वो पेयर्स हों की फॉर्म में लगेगी। एक लेफ्ट में लग रही है तो दूसरी राइट में, एक ऊपर की तरफ लग रही है तो दूसरी नीचे की तरफ लग रही है, और वही बॉडीज को बैलेंस करके रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है तो ये बुक टेबल को नीचे की तरफ धक्का दे रही है, यही उसका वेट है, वजन है। एज अ रिजल्ट ये टेबल जो है उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, ये उसका नेट फोर्स है। ये दोनों बैलेंस हैं, जब तक ये बैलेंस है तब तक ये यहाँ पे पड़ी हुई है। इसमें से कोई भी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ये बॉडी उस तरफ मूव कर जाएगी, अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा तो ये टेबल टूट जाएगा और ये नीचे गिर जाएगी, और अगर इस टेबल का रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये टेबल से ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। ये उस वक्त तक वहाँ पे पड़ी हुई है जब तक कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस हैं। इसी तरीके से गन को जब फायर किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो पीछे जर्क या झटका महसूस होता है। बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी, गन पीछे की तरफ, तो बुलेट का आगे की तरफ जाना एक्शन है, और ये जो रिकॉइल ऑफ द गन है, गन का पीछे की तरफ झटका देना जो है ना वो रिएक्शन है। तो हर एक फोर्स जो है वो पेयर्स की फॉर्म में एक्ट करेगी, एक एक्शन एक रिएक्शन। एक्शन इस बुलेट का आगे जाना और रिकॉइल होना पीछे जो है वो रिएक्शन है। इस टेबल में जो है ना वो बुक का नीचे की तरफ फोर्स लगाना एक्शन है, और टेबल का ऊपर की तरफ लगाना ये रिएक्शन है। इसी के से हम कहते हैं कि ये हमेशा जो है वो पेयर्स की फॉर्म में एक्ट करती हैं फोर्सेस। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस। अब ये जो न्यूटन्स लॉज हैं ये हर चीज़ पे जो है वो हर इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, ठीक है। अब अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करें, ठीक है ना, तो ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, बिल्कुल हमारे नॉर्मली तौर पर देखने में आता है। बॉल ने ज़मीन पे गिरा दें, थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक फोर्स लगा रहे हैं आप। पहली बार अगर आपने एक गाड़ी को धक्का लगाया 100 न्यूटन से, तो वो चली, अगर आपने 200 कर दिया तो वो आप देखेंगे एक्सेलरेशन और भी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। छोटी गाड़ी है तो उतनी जो फोर्स लगाने से वो बहुत तेज़ चलेगी, अगर उतनी फोर्स बड़ी गाड़ी पे लगाई जाए, धक्का दिया जाए, तो वो कम उसके स्पीड से चलेगी, एक्सेलरेशन उसकी कम होगी। हम अपनी हाई नॉर्मल लाइफ में तो ये देखते ही रहते हैं और ये बिल्कुल एक्यूरेटली हम देखने को मिलता है। लेकिन जब हम जो है वो बात करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के, एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ जाती है, उन पार्टिकल्स के लिए जो है ना फिर आके हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होते। लिमिटेशंस कहते हैं हदूदकार, यानी कि एक लिमिट तक वो अप्लाई करते हैं, उससे ऊपर वो अप्लाई न्यूटन के लॉज नहीं होते, ठीक है। तो फिर हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो E=mc² की इक्वेशन है उसको जो है ना फिर वो एप्लीकेबल होती है। सो तमाम इससे हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है ये हर किस्म की मोशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये हमारे जो डेली में इस्तेमाल में है और जो आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं नॉर्मल वैल्यूज़ में, ठीक है, उनके ऊपर इनका जो है ना वो हम देखने में हमें मिलती हैं। ये इसकी लिमिटेशंस हैं, हदूदकार हैं, एक हद है जहाँ तक जाती है, उससे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसकी एग्जांपल सारी और लिमिटेशंस के बारे में किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर में आगे मैथ, वेट, उसके डिफरेंस वो मैं आपको एक लिख के जो है वो थोड़ी देर के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 to 7 डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, वो आप ले लीजिएगा। बाकी कोशिश होगी कि डिस्क्रिप्शन पे भी मैं इंशाल्लाह उसको छोड़ देता हूँ। हमारे चैनल को अब मैक्सिमम आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट जो हमारी वीडियोज़ हैं उसके बारे में अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।